हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। अब चूंकि आपने वीडियो देखना स्टार्ट ही कर दिया है तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। परंतु अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको चतुर्भुज से संबंधित सभी बातें आती हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया है। एक छोटा सा प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैंने क्लास के अंदर ये प्रश्न बच्चों से पूछा है तो 99% बच्चों ने गलत उत्तर दिया है हमेशा। इसका प्रश्न ये है कि वो कौन कौन सी चतुर्भुज हैं जिनकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। जो ये मानते हैं कि उनको चतुर्भुज से संबंधित सभी बातें आती हैं, वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम चतुर्भुज की परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा होती क्या है। अगर हम एक आकृति लें जिसकी चार भुजाएं हों तो वो चतुर्भुज तब कहलाएगी जब वो चार भुजाओं से बंद होगी। यानी कि अगर हम इस आकृति को इस तरह से खुला छोड़ दें तो ये चतुर्भुज नहीं कहलाएगी। तो चतुर्भुज की सिंपल सी परिभाषा हुई कि चार भुजाएं वाली आकृति जो कि बंद हो, यानी कि चार भुजा वाली बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे। तो ये हमारी परिभाषा चतुर्भुज की। अब हम चतुर्भुज के अंदर जो अलग अलग चीजें हैं वो देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। चतुर्भुज के अंदर आपको चार भुजाएं मिलेंगी। इसके अलावा चतुर्भुज के अंदर आपको चार कोण मिलेंगे, चार शीर्ष मिलेंगे, दो विकर्ण मिलेंगे, और ये जो चार कोण होते हैं इनका जो योग होता है वो आपको मिलेगा 360 डिग्री का। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। अब चार भुजाएं होती हैं, उनके नाम किस प्रकार से होते हैं। अगर मान लेते हैं ये आपकी एक चतुर्भुज है ABCD, तो इनमें जो भुजाओं के नाम होंगे, एक भुजा होगी आपकी AB, दूसरी होगी BC, तीसरी भुजा आपकी CD और चौथी भुजा होगी आपकी DA। अब चार कोणों की बात हम करें तो एक कोण ये है, इस कोण का नाम होगा कोण A, ये कोण B, ये कोण C, ये कोण D। इस कोण A का जो दूसरा नाम है वो आप इस प्रकार से भी रख सकते हो कि कोण DAB या फिर कोण BAD। इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप इधर से चलोगे तो ये होगा कोण BAD, इस प्रकार से आप लिखोगे। तो जो बीच में नाम लिखा जाता है वही कोण, हम उसी की बात करेंगे। इधर से चलोगे तो ये कोण हो जाएगा आपका DAB। आप इस कोण का नाम DAB इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या फिर इसको सिर्फ कोण A भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं चार शीर्ष कौन कौन से होते हैं। तो शीर्ष का मतलब इन किनारों से होता है, ये वाले किनारे। तो ये है आपका शीर्ष A, ये है शीर्ष B, ये है शीर्ष C और ये शीर्ष D। तो चार शीर्ष होंगे आपके, चार भुजाएं, चार ही कोण और चार ही शीर्ष। दो विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण कौन कौन से होते हैं। अगर हम चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाएं, एक शीर्ष आपका ये है, एक ये है, अगर आमने सामने के शीर्ष मिलाते हैं तो उनसे जो रेखाखंड आते हैं वो आपके विकर्ण कहलाएंगे। तो विकर्ण की परिभाषा भी आप याद कर लेना कि चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से आया रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। ये सिर्फ चतुर्भुज में ही नहीं, जितने भी बहुभुज है, चाहे पंचभुज में हो, चाहे षटभुज में हो, चाहे सप्तभुज में, सभी के अंदर यही परिभाषा है कि किसी भी बहुभुज में आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। चारों कोणों का योग 360 होता है, ये आपको बता ही चुका हूं। तो इस छोटे से जो हमने काम किया है थोड़ा सा, इसी के अंदर आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न बनेगा चतुर्भुज की परिभाषा क्या है। तो चार भुजा वाली बंद आकृति चतुर्भुज कहलाएगी। चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं, चार। कितने कोण होते हैं, चार। कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। शीर्ष कितने होते हैं, चार। अब बात आता है कि चतुर्भुज होती कितने प्रकार की है। तो चतुर्भुज 7 प्रकार की होती हैं। हम उन सभी को देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उन सभी चतुर्भुजों में क्या समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती हैं। सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। तो टोटल ये 7 प्रकार के चतुर्भुज है। सबसे पहली है वर्ग, उसके बाद है आयत, उसके बाद समचतुर्भुज। इस समचतुर्भुज का दूसरा नाम है विषमकोण वर्ग। इसके बाद है समांतर चतुर्भुज और उसका दूसरा नाम है विषमकोण आयत। फिर है पतंग रूपी चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज,
और जो हमारी अंतिम है वो है विषम चतुर्भुज। इन सभी चतुर्भुजों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारा है वर्ग। अब ये जितनी भी चतुर्भुज है इसके अंदर जो भी विशेषता होगी वो हम 3 आधारों पर देखेंगे उन विशेषताओं को। तो सबसे पहला आधार हमारा होगा भुजा, कि प्रत्येक चतुर्भुज की भुजा कैसी है। दूसरा हम देखेंगे कि प्रत्येक चतुर्भुज के कोण कैसे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रत्येक चतुर्भुज के विकर्ण कैसे हैं। इन विकर्णों के अंदर भी 2 चीजें देखेंगे। सबसे पहली बात देखेंगे कि इनकी लंबाई कैसी है और ये काटते कैसे हैं। दूसरी हम देखेंगे कि इनके कोण कैसे हैं, क्योंकि जब विकर्ण आपस में काटेंगे तो कोण भी बनाएंगे। हम देखेंगे कि वो कोण कैसे हैं। तो सबसे पहले वर्ग की बात हम कर लेते हैं कि वर्ग की 4 भुजाएं हैं और ये 2 विकर्ण हैं। अब अगर हम इन तीनों के आधार पर देखें, भुजा, कोण और विकर्ण के आधार पर, तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा देखेंगे कि वर्ग की भुजा कैसी होती है। तो इसकी भुजाएं, चारों भुजाएं समान होंगी। कोणों की बात हम करेंगे तो चारों कोण आपके समकोण होंगे। चारों कोण समकोण का मतलब होता है कि ये जो कोण है ये भी 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का। इसके बाद जो तीसरी विशेषता है वो विकर्णों के आधार पर होगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि विकर्ण इसके लंबाई में कैसे हैं। क्या ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के समान है या छोटे बड़े हैं। तो वर्ग के जब विकर्णों की बात हम करते हैं तो इसके दोनों विकर्ण आपके समान मिलेंगे। अब बात आती है कि ये काटते कैसे हैं और काटने से जो कोण बनेगा वो कोण कैसा बनता है। तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बात है, ये काटते कैसे हैं और ये कोण कैसा बनता है। तो इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। तो वर्ग के ये जो दोनों विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि दोनों भाग समान होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूं, समद्विभाजित कौन करते हैं, ये विकर्ण करते हैं एक दूसरे का। इसका मतलब क्या, सम का मतलब होता है समान और द्वि का मतलब होता है 2 और भाजित का मतलब भाग होना, यानी कि दोनों विकर्ण एक दूसरे के 2 भाग करते हैं। ये विकर्ण है, इसके 2 भाग किए हैं इस विकर्ण ने, तो इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा आपको बराबर मिलेगा। इसी तरह से इस विकर्ण की हम देखें तो इस विकर्ण का भी ये हिस्सा और ये हिस्सा आपको बराबर मिलेगा। अब क्योंकि ये दोनों विकर्ण समान थे, हमने यहाँ किया था कि दोनों विकर्ण वर्ग के समान होते हैं, तो इस प्रकार ये जो चारों हिस्से हैं ये भी आपस में समान होंगे। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि समद्विभाजित तो करते हैं और समद्विभाजित भी करेंगे ये आपके 90 डिग्री के कोण पर, यानी कि ये जो कोण होता है ये आपका 90 डिग्री का कोण हुआ। तो यहाँ पर चारों तरफ जब आप देखोगे, नजर दौड़ाओगे, तो ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये सारे के सारे कोण आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो इन दोनों बातों को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसे होगा कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक ही लाइन में दोनों बातें आ जाएंगी। समकोण पर भी करेंगे और समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित भी करते हैं और समकोण पर करते हैं। अगर ये कोण 90 डिग्री का नहीं होता तो फिर हम सिर्फ इतना लिखते कि वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, और सिर्फ 90 डिग्री का होता और समद्विभाजित ना करते तो लिखते कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर काटते हैं। फिर समद्विभाजित शब्द हम नहीं लिखते, परंतु हमने ये दोनों शब्द लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे का आधा भी करते हैं और 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। अब दूसरी हम देखते हैं, दूसरा है हमारे पास आयत। आयत का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम इसकी भुजा देखते हैं। भुजा चारों समान नहीं होती, आमने सामने की समान होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा कोण, कि कोण कैसे होते हैं। तो जैसे वर्ग के चारों कोण समकोण थे तो इसके भी चारों कोण समकोण ही होंगे। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, तो इसके भी चारों कोण आपके 90 डिग्री के मिलेंगे। तीसरी बात आएगी आपकी विकर्ण की, कि विकर्ण काटते कैसे हैं, यानी कि उनकी लंबाई कैसी होती है।
तो जितना बड़ा विकर्ण ये होगा उतना ही बड़ा विकर्ण ये होगा, यानी कि दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। तो दोनों विकर्ण आपके समान होंगे। और हमारा जो चौथा और लास्ट पॉइंट होता है वो होता है कि ये काटते कैसे हैं और कोण कैसे बनाते हैं। तो काटते कैसे हैं उसमें तो आ जाएगा कि दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जितना भाग ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि ये चारों भाग आपके समान होंगे। परंतु यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। तो हम ये जो समकोण शब्द है जो वर्ग में लिखा था वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही होगा कि आयत के दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समकोण शब्द को हम हटा देंगे। अब जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा था कि वो कौन कौन सी चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो उसका थोड़ा सा हिंट मैं यहाँ दे देता हूँ आपको। यहाँ आप देखोगे कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और आयत की हम बोलते हैं कि आमने सामने की भुजा समान होती है। तो जब आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है, उसमें आप वर्ग की गिनती नहीं करते। ऐसा मानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान है इसलिए भी ये आमने सामने में नहीं आएगा। परंतु वर्ग की जब चारों समान है तो आमने सामने की भी समान है। तो आमने सामने की भुजा किस किस की समान है उसमें वर्ग भी आएगा और आयत भी आएगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर की चतुर्भुज है वो है हमारी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का दूसरा नाम और है, इसको हम विषम कोण वर्ग भी कहते हैं। अब इसका नाम विषम कोण वर्ग क्यों है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। इसकी भी विशेषता हम इन तीन ही आधारों पर करेंगे। सबसे पहला कि भुजा कैसी होती है, कोण कैसे होंगे और विकर्ण कैसे होंगे। विकर्णों में दो चीज हम देखेंगे, वही कि उनकी लंबाई कैसी होती है और उनके कोण कैसे होते हैं। तो सबसे पहले भुजा हम देखेंगे। इसकी जो भुजा होती है वो चारों भुजाएं समान होंगी। इसके बाद जब हम कोणों की बात करेंगे तो आमने सामने के कोण समान होंगे, चारों समान नहीं होंगे। और जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो इसी के कारण इसको विषम कोण वर्ग कहते हैं। विषम का मतलब होता है असमान, सम का मतलब होता है समान। सम चतुर्भुज, यहाँ जो सम शब्द लग गया है वो भुजाओं के कारण लग गया है और यहाँ पर जो विषम शब्द लग गया है वो कोणों के कारण लग गया है। और वर्ग शब्द इसलिए आया है क्योंकि जैसे वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं वैसे ही चारों भुजाएं इसकी समान हैं, परंतु कोण वर्ग की तरह से नहीं है, क्योंकि वर्ग के तो चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और यहाँ पर कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। ये चारों के चारों कोण समान नहीं है, इसलिए इसको विषम कोण वर्ग कहा गया है। तो समचतुर्भुज का मतलब एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो परंतु कोण कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता और आमने सामने के कोण समान होते हैं। अब जो तीसरी बात है वो है विकर्ण की। तो विकर्णों में जैसा कि मैंने बताया था दो चीजें देखेंगे कि विकर्ण होते कैसे हैं लंबाई में। तो यहाँ देखें समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान नहीं होते। अब क्या हुआ, क्योंकि ये कोण आपका 90 डिग्री का न होकर 90 से कम हो गया और ये 90 से ज्यादा हो गया, ये आपका अधिक कोण है, ये आपका न्यून कोण है। तो ये भुजा आपकी थोड़ी सी इधर झुक जाती हैं, जैसे वर्ग से थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसके कारण ये जो दोनों बिंदु हैं ये और ये तो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इससे क्या हुआ कि ये जो विकर्ण है ये तो आपका बड़ा विकर्ण हो गया और ये विकर्ण इसकी बजाय छोटा हो गया। तो विकर्णों में क्या लिखेंगे, इसके विकर्ण असमान होते हैं। असमान का मतलब समान नहीं होते, या विषम भी शब्द लिख सकते हैं कि इसके विकर्ण विषम होते हैं। अब चौथे नंबर की बात आती है कि इसके विकर्ण क्या समद्विभाजित करते हैं और करते हैं तो किस कोण पर करते हैं। तो ये जो बड़ा विकर्ण है ये भी समद्विभाजित होता है, जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा। और ये जो छोटा विकर्ण है ये भी समद्विभाजित होगा, यानी कि जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा ये होगा। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने वर्ग का पोर्शन कराया था तो एक टिक यहाँ लगा था, एक यहाँ और एक ही यहाँ, एक ही यहाँ, परंतु यहाँ पर मैंने इस सवाल के अंदर ये दो टिक लगाए हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि ये टुकड़ा इसके बराबर होगा और ये टुकड़ा इसके बराबर। वर्ग के अंदर ऐसा होते हुए भी चारों टुकड़े बराबर थे क्योंकि दोनों विकर्ण आपके समान थे, परंतु इसमें ये दोनों विकर्ण आपके असमान है, तो ये टुकड़ा सिर्फ इसके समान है, इन दोनों के समान नहीं है। इस प्रकार से ये। अब बात आती है कोण की। तो कोण ये जो होता है ये आपका 90 डिग्री का होगा। तो चारों तरफ से 90 डिग्री कोण होते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें हमने दोनों शब्द लिखने हैं, समकोण भी और समद्विभाजित भी। मतलब ये एक दूसरे का आधा भी करते हैं और 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। अब हमारी जो अगली चतुर्भुज है वो है समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज, या फिर इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं विषमकोण आयत। और इसका जो चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसका नाम आयत इसलिए है क्योंकि इसकी भी आमने सामने की भुजा समान है। विषम कोण इसलिए है क्योंकि इसके कोण विषम होते हैं, चारों कोण समान नहीं होते, यानी कि 90 डिग्री के नहीं होते। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। हालांकि समानांतर इसकी भी होती है, आयत की भी होती है, वर्ग की भी होती है, परंतु उन सभी का अलग नाम रखा गया है। सिर्फ इसी का नाम रखा गया है समानांतर चतुर्भुज। तो इसकी चारों विशेषताएं देखते हैं इन तीनों कैटेगरीज के अनुसार। सबसे पहले भुजा हम देखेंगे कि इसकी भुजा कैसी होती है। आमने सामने की समान होंगी। कोण होते हैं, कोण भी आमने सामने के समान। अब जो तीसरा पॉइंट है वो विकर्ण का होगा। क्या इसके विकर्ण समान होते हैं दोनों? यानी कि सबसे पहले विकर्णों की लंबाई देखेंगे तो इसके विकर्ण समान नहीं होते, असमान होते हैं, तो वही लिख देते हैं असमान विकर्ण। और जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसके विकर्ण काटते कैसे हैं, एक दूसरे का समद्विभाजित करते हैं। ये तो इसके अंदर भी है, जैसे इसके अंदर हमने पढ़ा था, आयत में भी पढ़ा था, वर्ग में भी। तो पहली जो चारों चतुर्भुज हैं उन चारों की चारों चतुर्भुजों के अंदर विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजित करते हैं, परंतु समकोण पर समद्विभाजित सिर्फ दो ही करते हैं, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज। यानी कि जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान हैं वो दोनों चतुर्भुजें एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बाकी जो दोनों चतुर्भुजें हैं वो सिर्फ समद्विभाजित करती हैं, समकोण पर नहीं करती। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये आपका 90 डिग्री का नहीं होगा, इसलिए हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ शॉर्टकट में है और जो बोल रहा हूँ उसकी तरफ आपने ज़्यादा ध्यान देना है। अब अगर हम एक बार थोड़ा सा ध्यान दें, जो हमने सबसे पहले प्रश्न किया था उसको प्रश्न को थोड़ा सा रिमाइंड करें आप कि वो कौन कौन सी चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान है। तो अब तक जो हमने चारों चतुर्भुजें की हैं इन चारों की आमने सामने की भुजाएं समान है। आप देखेंगे इसकी हमने कहा था कि भाई चारों भुजाएं समान है, वर्ग की भी चारों है, आयत के आमने सामने की समान है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की समान है। परंतु यहाँ पर अगर वर्ग में और समचतुर्भुज में ध्यान दें तो इनकी भी आमने सामने की समान है। तो आपका उत्तर होगा कि ऐसी चार चतुर्भुजें हैं जिनकी आमने सामने की भुजाएं समान है। अगर आपने 2 लिखा था तो आपका उत्तर गलत है। तो चलिए अगली देख लेते हैं चतुर्भुज। अगली चतुर्भुज है हमारी पतंग रूपी चतुर्भुज। बिल्कुल आसान है। इसका जो चित्र होता है वो कुछ पतंग की तरह से होता है, इस प्रकार से ये होती है। इसकी भी हम चारों विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं कि भुजा कैसी होती है। तो भुजाएं जो हैं इसमें आमने सामने की भुजाएं समान नहीं होती, इसमें इसके साथ वाली भुजाएं समान होती हैं। तो ये एकमात्र चतुर्भुज है जिसकी साथ वाली भुजाएं समान होती है। तो साथ वाली भुजाओं को हम बोलते हैं आसन भुजाएं। तो आसन भुजाओं का एक जोड़ा ये है और दूसरा जोड़ा ये है। तो इस चतुर्भुज के अंदर आसन भुजाओं के जोड़े समान होते हैं। अब हम बात करते हैं कोणों की। कोणों में कोई विशेषता नहीं होती, इसमें ना तो आमने सामने का कोण समान होता, ना कोई कोण 90 डिग्री का होता। तो कोणों की बात हम इसके अंदर छोड़ देंगे। फिर हम बात करेंगे विकर्णों की। क्या इसके दोनों विकर्ण समान होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते, असमान विकर्ण होते हैं। तीसरी बात हम करेंगे कि विकर्ण काटते कैसे हैं। तो जो बड़ा विकर्ण होता है
ये समद्विभाजित भी नहीं होता। इसमें ये हिस्सा आपका, अगर चित्र को ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, ये हिस्सा छोटा होता है, ये हिस्सा बड़ा होता है। परंतु जो छोटा विकर्ण होता है इसके हिस्से बराबर होंगे, यानी कि एक ही विकर्ण का समद्विभाजन होता है और विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। तो यहाँ पर जो हम अब तक लिखते आए हैं कि विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजित करते हैं, वो यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों में से एक विकर्ण का समद्विभाजन होता है और विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पतंग रूपी चतुर्भुज भी कंप्लीट हो गई। और जो हमारी छठी चतुर्भुज है वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किस प्रकार की होती है, इसकी आकृति कुछ ऐसी मिलेगी आपको। अब इसका नाम समलंब क्यों है? जैसे इसका नाम पतंग रूपी इसलिए है क्योंकि ये पतंग के आकार की होती है। इसका नाम समलंब क्यों है? लंब का मतलब आपको पता है कि 90 डिग्री कोण बनाए। शीर्ष बिंदु से अगर हम आधार पर डालें तो 90 डिग्री कोण बनाने वाली भुजा ही लंब कहलाएगी। तो इसके अंदर क्या है, अगर ऊपर वाली जो भुजा है वहां से हम अगर लंब डालते हैं नीचे वाली भुजा पर, तो जितने भी हम लंब डालेंगे सारे के सारे लंब आपके समान होंगे, इसलिए इसको समलंब बोला गया है। तो इस चतुर्भुज के अंदर एक ही विशेषता होती है सिर्फ, और वो भुजाओं की होती है। इसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती, ना आमने सामने की और ना आसन भुजाएं। ना कोई कोण समान होता, ना विकर्ण समान होते, ना विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते और ना ही विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते। कोई भी विशेषता नहीं होती, सिर्फ एक ही विशेषता है कि दो भुजाएं समानांतर होती हैं। तो इसके अंदर ये दो भुजाएं समानांतर होती हैं। और अगर आप मानते हो कि ये भुजा और ये भुजा समान होती है तो ऐसा नहीं होता, ये दोनों असमान ही होती हैं। तो एक ही विशेषता है वो हम लिख देते हैं, दो भुजाएं समानांतर होती हैं। बस यही एक विशेषता है इस चतुर्भुज की। और जो हमारी लास्ट चतुर्भुज है विषम चतुर्भुज, विषम का मतलब आपको पता है कि क्या होता है। विषम का मतलब है कोई भी चीज समान न हो तो उसके लिए विषम शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो ये चतुर्भुज किसी भी प्रकार की हो सकती है, इसमें सब कुछ विषम होता है, इसलिए इस चतुर्भुज का नाम विषम चतुर्भुज है। यानी कि भुजाएं भी विषम होती है, कोई भुजा समान नहीं मिलेगी आपको। कोण भी विषम होते हैं, कोई भी कोण भी समान नहीं मिलेगा। विकर्ण भी विषम होते हैं, ये भी आपको असमान ही मिलेंगे। और ना ये एक दूसरे का आधा करते, ना एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर काटते, ना इसकी कोई भुजा समानांतर होती। इसकी विशेषता यही है कि इसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और जो सभी इन्हीं जो सातों चतुर्भुज हैं उनसे संबंधित है। तो मैं आपको एक एक करके उनके आंसर बताता जाऊंगा और आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, चारों भुजाएं कौन कौन सी चतुर्भुज की समान होती हैं? तो चारों भुजाएं एक वर्ग की समान होंगी और एक समचतुर्भुज की समान होगी, जिसका दूसरा नाम है विषम कोण वर्ग। दूसरा प्रश्न है, आमने सामने की भुजाएं कौन कौन सी चतुर्भुज की समान होती हैं? तो आमने सामने की भुजाएं आपको पता चल गया होगा, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। इन चारों चतुर्भुजों की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। चारों कोण कौन कौन सी चतुर्भुज के समान होते हैं? तो चारों कोण वर्ग और आयत के होते हैं। आमने सामने के कोण कौन कौन से चतुर्भुज के समान होते हैं? तो आमने सामने के कोण वर्ग के भी समान होंगे, क्योंकि उसके भी आमने सामने कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। इसके अलावा आयत के भी आमने सामने कोण समान होते हैं, समचतुर्भुज के भी और समानांतर चतुर्भुज के भी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है कि क्या हम वर्ग को आयत कह सकते हैं? भुजाओं और कोणों के आधार पर हम बात करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हम दोबारा से देख लेते हैं। ये आपको पता है कि वर्ग क्या करती है और ये आयत क्या करती है। भुजाओं और कोणों के आधार पर हम बात करेंगे, क्या भुजाओं और कोणों के आधार पर हम वर्ग को आयत कह सकते हैं या आयत को वर्ग बोल सकते हैं? तो वर्ग को जब हम आयत कहेंगे, ये वर्ग है और हम चाहते हैं कि इसको आयत कहें, तो इसको आयत बोलने के लिए इसके अंदर आयत की विशेषता होनी जरूरी है। तो आयत की एक विशेषता है कि आमने सामने की भुजा समान होती है, तो वो तो इसकी भी है। दूसरी विशेषता है कि इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो इसके भी सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो हम भुजाओं और कोणों पर ही बात कर रहे हैं, विकर्णों की बात नहीं करेंगे। तो भुजाओं और कोणों के आधार पर हम वर्ग को आयत कह सकते हैं, क्योंकि इसकी दोनों विशेषताएं इसमें हैं।
परंतु क्या आयत को वर्ग बोल सकते हैं? क्या इसको हम वर्ग बोल सकते हैं? तो यहां पर अगर हम देखें तो इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं वर्ग की, आयत की तो नहीं होती। तो इसलिए हम आयत को वर्ग नहीं कह सकते। अब अगला प्रश्न आता है, क्या हम वर्ग को समचतुर्भुज बोल सकते हैं? समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज वर्ग को हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज की एक विशेषता है चारों भुजाएं समान, वो इसकी भी है। समचतुर्भुज की दूसरी विशेषता है कि आमने सामने के कोण समान, वो इसके भी है। तो समचतुर्भुज को भी आप वर्ग को आप आयत भी बोल सकते हो, वर्ग को आप समचतुर्भुज भी बोल सकते हो, और वर्ग को आप समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हो, क्योंकि इसकी भी दोनों विशेषता इसमें हैं। आमने सामने की भुजाएं समान, इसकी भी हैं। आमने सामने के कोण समान, वो इसके भी हैं। तो वर्ग को आप आयत भी बोल सकते हो, वर्ग को आप समचतुर्भुज भी बोल सकते हो, वर्ग को आप समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हो, परंतु इनको आप वर्ग नहीं बोल सकते, ना आयत को, ना समचतुर्भुज को, ना समांतर चतुर्भुज को। वर्ग को कुछ भी बोल सकते हैं। इन सभी चतुर्भुजों के अलावा एक चतुर्भुज और होती है जिसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये चतुर्भुज, वैसे तो चतुर्भुज 7 ही प्रकार की होती है, परंतु ये जो चतुर्भुज है ये अपनी एक विशेषता लिए हुए होती है। ये चतुर्भुज ऐसी होती है जो एक चक्र के अंदर यानी कि वृत्त के अंदर स्थापित होती है। अगर कोई भी चतुर्भुज हम ऐसे हैं और उसके चारों तरफ अगर हम कोई वृत्त खींच दें और वो वृत्त इन चारों जो शीर्ष है हमारे, वो चारों शीर्ष, इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष इस वृत्त की परिधि पर स्थित हो जाएं, तो ये चतुर्भुज आपकी चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगी। परंतु अगर ऐसा है जैसे आपका ये वृत्त है और ये एक दूसरी चतुर्भुज है, इसके 3 ही शीर्ष इसकी परिधि पर है, तो इस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे। इस चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता तो ये है कि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं, और जो दूसरी मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग, यानी कि ये जो दोनों कोण है इनका योग होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को संपूरक कोण हम बोलते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, और वहां पर जो आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे उनमें 180 डिग्री ना लिखकर संपूरक कोण लिख देता है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं कि पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, पूरक कोण लिख देगा, या फिर सरल कोण लिख देगा, या संपूरक कोण लिख देगा, ऐसा कुछ लिखेगा। सरल कोण लिखेगा तब भी यही होता है, संपूरक लिख दे तब भी यही होता है। तो आमने सामने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और दूसरी बात हम देखें कि जो हमने 7 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ी है उनमें से चक्रीय चतुर्भुज कौन कौन सी होती हैं। तो वर्ग, आपको पता है कि सभी कोणों का जो माप होता है वो 90-90 का होता है, तो आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगी। आयत में भी आमने सामने कोण 90-90 के होते हैं, तो ये भी चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगी। समचतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगी, पतंग रूपी भी नहीं होगी, समलंब भी नहीं होगी। विषम कोण हो सकती है अगर आमने सामने कोणों का योग 180 हो गया, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाती है। तो जो हमारी चतुर्भुजें हैं वो कौन कौन सी चक्रीय होंगी, इन चारों में से पूछ लेता है। इन चारों में से वर्ग और आयत ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज होंगे। अगला प्रश्न है कि वो कौन कौन सी चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण समान होते हैं, तो उसके अंदर उत्तर आएगा आपका वर्ग और आयत। अगला है वो कौन कौन सी चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करते हैं। तो दोनों विकर्णों की बात हम कर रहे हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन कौन कौन से चतुर्भुज में करेंगे, तो उसके अंदर वर्ग भी आती है, आयत भी आती है, समचतुर्भुज भी आती है और समांतर चतुर्भुज भी आती है। और वो कौन सी चतुर्भुज है जिसके अंदर एक ही विकर्ण का समद्विभाजन होता है, समद्विभाजन होता है, तो वो है आपकी पतंग रूपी चतुर्भुज। अगला प्रश्न है वो कौन कौन सी चतुर्भुज है जिसके अंदर दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है समकोण। सिर्फ समद्विभाजित करते हैं तो अलग आंसर है आपका। अगर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं ये पूछ रखा है
तो इसके अंदर दो चतुर्भुजें होंगी, एक वर्ग और दूसरी होगी समचतुर्भुज। और अगर इसी प्रश्न के अंदर थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है और प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि वो कौन कौन सी चतुर्भुज हैं जिसके अंदर उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यहाँ पर समद्विभाजन शब्द हटा देगा, वो सिर्फ काटते हैं शब्द लिखता है। तो यहाँ पर आपकी तीन चतुर्भुजें होंगी, एक वर्ग होगी, एक समचतुर्भुज होगी और तीसरी पतंग रूपी चतुर्भुज होती है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यहाँ पर समद्विभाजित नहीं करते। एक ही विकर्ण का समद्विभाजन होता है, दोनों का नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ काटते हैं शब्द लिखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है, परंतु उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।